डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास में जब प्योर रोलिंग के क्वेश्चन कर रहे थे तो एक वर्ड मैंने यूज़ किया था ICOR। फुल फॉर्म होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और उस सेंटर से पास करने वाली एक्सिस जिसके बाद बॉडी टर्न करती है तो उसका ही मिलता जुलता नाम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि जब रिजिड बॉडी का आप किसी कॉम्प्लेक्स मोशन की बात करें, है ना, कॉम्प्लेक्स मोशन आपने पढ़ा है कि कौन सा है कि ये बॉडी बेटा आपने ली इस तरीके से, यहाँ पर ये आपकी v स्पीड से आगे जा रही थी और v/r से टर्न कर रही थी। ठीक है, तो आपने देखा था कि हर पार्ट के पास एक आगे जाने की वेलोसिटी, जैसे ट्रांसलेशन मोशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बॉडी घूमती थी किसके अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, है ना। ये बात हमने पढ़ी हुई है अच्छे से। अब अगर इन दोनों पिक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो मुझे पता लगा कि ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड कितनी हो गई बच्चे, एक v थी भागने की और एक v थी घूमने की, तो 2v या फिर v = r ओमेगा, तो 2r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा फॉरवर्ड, r ओमेगा डाउनवर्ड, तो r√2 ओमेगा। सेंटर से पूछा आपकी वेलोसिटी, तो उसने कहा मैं मेरी वेलोसिटी तो केवल v है जो कि r ओमेगा है, और ये पॉइंट r√2 ओमेगा। बातों बातों में पता लगा कि जितने भी पॉइंट्स तुम ले रहे हो सबकी वेलोसिटी बच्चे डिपेंड कर रही है लोअर मोस्ट पॉइंट से डिस्टेंस पे। तो आपने सोचा कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट, क्योंकि फिक्स है, फिक्स मतलब इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इस क्षण पे ये रुका हुआ है और सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो जो वेलोसिटी या स्पीड आएगी पार्टिकल्स की वो v = d ओमेगा होगी। दो बातों को ध्यान रखेंगे, d होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ICOR, और वेलोसिटी हमेशा किधर होगी, जो लाइन ज्वाइन करोगे उससे टैंजेंट, है ना। ये देखिए, तो मैग्नीट्यूड किससे निकालेंगे, d ओमेगा से, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सेंटर है तो ये इसके अबाउट इस इंस्टेंट पे ऐसे घूमेगा। The point about which all points follow circular path, and this point itself at rest at this moment। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्षण पे इसके आगे पॉइंट निकल गया, अब नया पॉइंट आएगा, नया ICOR होगा, वो होगा बॉटम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चे मैंने ऐसे दिया कि भाई ये आपको एक रॉड दी गई है ना, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये आपने वॉल ली, ग्राउंड लिया, एक रॉड रखी, और रॉड बच्चे स्लाइड करते ऐसे जा रही थी। अगर मैं रॉड का मास बच्चे m मान लूँ और रॉड के बॉटम की स्पीड को बच्चे v मान लूँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आप बताइए ICOR कहाँ होगा। ICOR बेटा देखो ऐसा है कि ये स्लिप करता इधर जा रहा है, ये स्लिप करता नीचे आ रहा है। इंसिडेंट सेंटर ऑफ रोटेशन जो पार्टिकल चल रहे होते हैं उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, उस पर कहीं लाई करेगा। तो अगर इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो ICOR कहीं यहाँ पर है, पता नहीं कहाँ पर है, पर इस लाइन पर है, और इसके लिए अगर देखोगे तो ICOR इसके परपेंडिकुलर लाइन पे है। तो अगर आपको कोई दो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पता हो तो आप उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ICOR को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट सेंटर ऑफ रोटेशन बच्चे यह है। अब आपसे कोई पूछे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, तो आपने इसको इससे ज्वाइन किया, कुछ तो डिस्टेंस होगी, हाँ सर, और वेलोसिटी होगी लॉन्ग टैंजेंट। सेंटर की वेलोसिटी बताइए, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, डायगोनल का आधा और वेलोसिटी लॉन्ग टैंजेंट, ये डिस्टेंस आपको पता है यार। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी हाफ I अबाउट ICOR × ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी इस तरीके से बिहेव कर रही होगी कि सेंटर ICOR के अबाउट फिक्स करके उसे टर्न किया गया, और फिक्स एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर आती है। जैसे को पूछे सर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास के अबाउट कितना होगा I, तो इसके अबाउट कितना होगा, तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, इस केस में अगर देखा जाए तो ये dL/2 होगा, तो ये हो जाएगा mL²/12 + md² से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और आपका आंसर बनेगा। तो I की वैल्यू हो गई mL²/3, और अगर ओमेगा पता हो तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। चलिए बात आई, एक अच्छा सा सवाल है आपके सामने, एक रॉड जो कि एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइन प्लेन के बीच में स्लिप कर रही है। ये रॉड इस समय v स्पीड से जा रही थी, इसका इस इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री
और ये एंगल 60 डिग्री था। क्वेश्चन पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड बताइए। सबको ये बात अच्छे से क्लियर है कि फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं है, रोटेशन है पर कॉम्प्लेक्स है ना। तो कैसे करा जाए? तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है हम ICOR लोकेट करने की कोशिश करें। तो आपने कहा देखिए ये इस साइड जा रहा है और ये अलोंग द प्लेन ऐसे आ रहा होगा। क्या आप इसके परपेंडिकुलर लाइन बेटा ड्रॉ कर सकते हैं? यस। क्या इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यस। जब ये दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो जहाँ ये मीट करेंगे आके तो आपका वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और एक डॉट एक्सिस सोचो जो प्लेन के परपेंडिकुलर वो हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस मोमेंट पे इसकी स्पीड v थी तो इसकी एंगुलर स्पीड, याद है एंगुलर स्पीड क्या होता था? v/r। v और ये किसकी त्रिज्या में घूम रहा है? l रेडियस में घूम रहा है, तो इसके घूमने का रेट हो गया ओमेगा v/l। इसका v1 मान लेते हैं स्पीड, तो इसका ओमेगा हो जाएगा v1/l। क्लियर? पता लगा ओमेगा v/l आया, ओमेगा v1/l आया, दोनों हैं तो ओमेगा सेम ही ना। तो अगर ओमेगा सेम है तो v1 और vb क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी बच्चे? सेम आएगी। क्लियर? हाँ, अब दूसरी बात बच्चे, जल्दबाजी में मैंने आपको ये नहीं बताना भूल गया कि ये दोनों सेम कैसे हुए। दोनों सेम ऐसे हुए बच्चे कि ये 30 डिग्री आपने लिखा था, ये 60 है। इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल के इक्वल होता है तो ये भी 30 होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये 30 है तो ये 60 हुआ। ये 30 है, ये वर्टिकल के हिसाब से 60 हुआ। तो एक ऐसा ट्रायंगल बना जो इक्विलेटरल है। तो ये साइड सेम, तो ये भी L हो गया, ये भी L हो गया। तो ओमेगा हो गया v/l, दूसरा हो गया ओमेगा v1/l। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पे एंगल सेम, इसलिए दोनों की वेलोसिटी, दोनों एंड की स्पीड सेम आएगी। अब पूछो काइनेटिक एनर्जी लिखिए, तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बच्चे आप निकाल चुके हैं, आई कैसे निकालेंगे अच्छे से देखिएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई होता है mL²/12। एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल जा रही हो और किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रही हो, उसके अबाउट आई निकालने की ट्रिक होती है ICM + MD²। डी की वैल्यू बच्चे को पूछे कितनी होगी? अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो डी की वैल्यू हो जाएगी L√3/2। तो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी √3L/2 का होल स्क्वायर 3L²/4। सॉल्व करने पे बच्चे आपका आंसर 5/12 MV² आया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5/12 MV²। तो ये बात आ गई बेटा किसकी? आपकी ICOR की। अब अगर मैं एक क्वेश्चन बच्चे आपको और दूं, या छोटा सा डिस्कशन है, तो पूछे यहाँ पर कि सर हमें काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी होनी चाहिए। तो पता लगा सर एक आपको यहाँ पे पॉइंट, चले इसकी जगह बच्चे मैं एक रॉड ले लेता हूँ, है ना। रोलिंग के अलावा भी दिखे तो भाई कहाँ पे हम लोग ICOR और यूज़ कर सकते हैं। हालांकि रॉड का मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, पर एक और देखिए। ये रॉड जो थी बच्चे, इसके इस पॉइंट की स्पीड बच्चे कितनी थी? लेट्स से मान लिया v1 थी। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था v2। अगर ऐसा डायग्राम होता है तो सबकी बात है ये पक्की बात घूम रहा होगा। इसका मास बच्चे अगर मैं m लिख दूं तो क्वेश्चन में पूछा गया था ऊपर वाला पॉइंट फास्ट है, v1 > v2 से घूम रहा है, तो बताइए रॉड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्लियर? तो कई बच्चों के दिमाग में ऐसी बात आती है कि v1 ऊपर है, v2 नीचे, एवरेज ले लीजिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि अगर ये घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस का केस नहीं होगा, है ना। चलिए, तो कैसे करेंगे? आपने अपनी तरफ से मान लिया कि जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी बच्चे आपने कितनी लिखी? v0, है ना। और ये घूम रहा है कितने से? ओमेगा से। तो तुम्हें बात समझ में आती है कि ये जो तुमने रॉड बनाई बच्चे, इसके पास 2 कॉम्प्लेक्स मोशन है, एक आगे जाने का और एक घूमने का। तो अगर खाली v0 होता तो सबके पास v0 कॉमन होता, और अगर मैं बच्चे v0 हटा दूँ यहाँ से, है ना, तो सेंटर रुक जाता, क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी छीन ली हो, कहेगा तो मैं तो नहीं चल सकता, घूमूंगा। तो
इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चे आगे की तरफ, क्योंकि ये सेंटर के फ्रेम में ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी आ गई, L/2 ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ कितनी आ गई, L/2 ओमेगा। क्लियर? तो अब पॉइंट आया बच्चे कि टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, V0 प्लस L/2 ओमेगा, जो कि V1 दी गई है, और लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी V0 माइनस L/2 ओमेगा, जो कि V2 है। तभी शायद ये थोड़ा स्लो हो गया। अब भाई देखिए, आपको V0 नहीं पता था तो आपने कहा कि चलो ऐड कर देते हैं, तो V0 की वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, जो कि मुझे लगता है सही बात बैठी, क्योंकि वेलोसिटी लीनियरली वैरी करेगी सेंटर के अबाउट ना, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे बढ़ेगी। लीनियर वेरिएशन में एवरेज का कॉन्सेप्ट चलता है, पर ये आंसर वेलोसिटी का है, ओमेगा नहीं है बच्चे। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय L, तो ये ओमेगा आ गया। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि सर ये जो रॉड जा रही है घूमती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए, तो आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv0 स्क्वायर VCM स्क्वायर होता है, जो कि V1 प्लस V2 बाई 2 होल स्क्वायर आएगा। और रोटेशन के लिए बच्चे को पूछे तो सेंटर मास के बाद सबको पता है I कितना आता है, ml स्क्वायर बाय 12 यूनिफॉर्म रॉड के लिए, और ओमेगा कितना है, V1 माइनस V2 बाय L होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ से हमें लगता है कि हाफ m और बाई 2 स्क्वायर करोगे बच्चे तो यहाँ से आपके पास बाई 8 आ गया, तो ये वैल्यू हो गई 1/8 mv1 प्लस V2 होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दूसरा आंसर देखिए, L स्क्वायर कैंसिल, आपके वैल्यू आ गए बच्चे m डिवाइड बाई 24 एंड V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको ऐसा लगेगा भाई यहाँ पे ऐसा आ रहा तो आप इसको 3m लिख दीजिए, तो 3m लिखेंगे 8/24 आ जाएगा, तो m/24 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में इधर आ जाएगा 3 इंटू V1 प्लस V2 होल स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी बच्चे यहाँ पे आती है रॉड की। तो जो कॉम्प्लेक्स मोशन होगा उसमें आप फिर से देखिए तो दो ही पार्ट में चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ बॉडी विद पैरामीटर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। आप कैसा भी कॉम्प्लेक्स मोशन हो आप उसको तोड़ के वैसे पढ़ सकते थे। क्लियर है? बाकी V1 V2 की वैल्यूज़ बच्चे अगर हमें पता हो तो हम आंसर निकाल सकते हैं। मान लो ऐसा लिख देते कि भाई V2 0 है और ये V है, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे आपकी सिंपली आ जाती है यहाँ पर। और अगर V2 0 भी हो जाता है ना, और एक चीज़ और है बच्चे, बड़ी बढ़िया सी चीज़ थी, बात मिस हो गई कि इस बॉडी का क्या ICOR होगा? हाँ सर होगा। कहाँ पर? इसकी वैल्यू बच्चे वेलोसिटी V1 दी गई, इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई बच्चे, V2 दी गई। अब आपको सर ने सिखाया था कि जो वर्टिकल की वेलोसिटी पता है उससे 90 डिग्री पे लाइन खींचिए। अब 90 डिग्री पे बच्चे जब आप लाइन खींचेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर इसकी लाइन तो इधर है, यस सर। तो ये कह रहा है कि सेंटर मास इस लाइन पे आएगा, ये भी कहेगा सेंटर मास इस लाइन पे आएगा, तो सेंटर मास है तो यहाँ पे कहीं पे, सॉरी सेंटर मास नहीं, ICOR, तो ICOR बच्चे कहीं यहाँ पे आ गया, और मान लेते कितनी दूरी पर है, x पर। अभी एक चीज़ हमारे पास बेटा एक व्यवस्था बची हुई है कि दोनों सेम ओमेगा से टर्न कर रहे होंगे। ऊपर वाले के लिए ओमेगा लिखोगे तो V1 डिवाइड बाय ये कितनी रेडियस में घूमेगा बच्चे, x तो था, x में L ऐड किया तो ये बड़ी रेडियस में घूम रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, V1 डिवाइड बाय L प्लस x, और नीचे वाली बॉडी के लिए ओमेगा हो जाएगा V2 बाय x। तो क्या यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, V1x इक्वल टू V2 L प्लस V2 x आ गया, और अगर x देखा जाए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी V2 L डिवाइड बाय V1 माइनस V2। आई थिंक मैंने ये पॉइंट सही लिखा है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो V1 इक्वल टू V2 हो जाता, तो V1 इक्वल टू V2 सर होते तो उस केस में सर दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती तो बॉडी रोटेट ही नहीं करती ना, फिर रोटेशन की बात ही खत्म हो गई। और अगर बच्चे में V1 इक्वल टू माइनस वी मान लो, V1 इक्वल टू माइनस वी का अंदर समझे क्या हुआ, ऊपर V लिखा है ना, ऊपर V लिखा, और नीचे अगर दोनों को माइनस करोगे तो V माइनस वी से 2V आ जाएगा, टर्म कैंसिल होकर x इक्वल टू
L/2 मतलब वो सेंटर के पास कहीं पे आता। तो सीधी सी बात है बच्चे, यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे, मैं अगर ऐसा लिखता, समझो x की वैल्यू क्या लिखता, x लिखता -v, नीचे वाला तो v होता और ये -v आता, तो वैल्यू क्या बनती, -vl डिवाइड बाई 2v, टर्म कैंसिल, -l/2। आप अभी बोले सेंटर ऑफ मास इधर है, पर अगर -l/2 आ गया तो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ जाता है। तो ICR कहाँ लाई करेगा बच्चे, वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है। दो बातें जहन में अच्छे से रखनी है कि ICR वो पॉइंट होता है इंस्टेंट पे जिसके बाद सारे पार्टिकल टर्न करते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पे ½ I⍵² लिखी जा सकती है उस पॉइंट और उस एक्सिस के अबाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉप लिंक का मैं आपको डिस्कशन दूंगा। तो हमारा